ये घटना है पाकिस्तान की, जहां पर एक फैमिली ने एक लड़के के पास कॉल किया कि हमारी लड़की तुम्हारे पास आई थी, कल वो गई थी यहाँ से, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आई है। उसका सुबह सुबह फ़ोन भी आया था, वो काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी, लेकिन अभी तक भी वो वापस घर पर नहीं आई है। तो उस लड़के ने ये बात कही कि वो तो मेरे पास कल नहीं आई, और तो और मैंने कल पूरा दिन उसे देखा ही नहीं। एक तरफ तो घर वाले बोल रहे हैं कि उनकी लड़की उस लड़के के पास गई थी, लेकिन सामने से उस लड़के का ये कहना था कि वो लड़की उसके पास नहीं आई और अभी भी वो लड़की वापस अपने घर पर नहीं पहुंची थी। तो आखिरकार वो कहां पर गई? वो जाकर पुलिस में रिपोर्ट करते हैं और पुलिस वालों ने जब इसके ऊपर पूरी छानबीन की तो आखिर में जो रिजल्ट निकल कर आया उसे देखकर उनके घर वालों का दिल दहल गया। दोस्तों, ये घटना है पाकिस्तान की, जहां पर शौट अली अपनी पत्नी सिया मुकद्दम के साथ रहा करते थे और यूं ही टाइम बीतने के साथ साथ उनके घर पर एक लड़की होती है। उन्होंने अपनी बेटी का नाम बड़े ही प्यार से नूर मुकद्दम रखा और वो लोग उसकी परवरिश करने लगते हैं। लेकिन नूर के पिता गवर्नमेंट ऑफिसर थे और आज के टाइम में वो आयरलैंड में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो उनकी पोस्टिंग वहीं पर हो गई और वो अपने पूरी फैमिली को लेकर आयरलैंड जा पहुंचते हैं और वहीं पर रहकर नूर मुकद्दम अपनी पढ़ाई करने लगती है। वो अपना स्कूल कंप्लीट करती है, कॉलेज कंप्लीट करती है, वहां पर उसके काफी सारे दोस्त बन चुके थे और पूरा का पूरा आयरलैंड का सलीका वो सीख चुकी थी। लेकिन किन्हीं कारणों के चलते उसकी पूरी की पूरी फैमिली पाकिस्तान वापस आ जाती है और यहाँ पर आने के बाद उसे यहाँ पर रहने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत रहने लगती है, क्योंकि आयरलैंड का जो रहने का तरीका था वो पाकिस्तान से इतना ज़्यादा नहीं मिलता था। यहाँ पर आकर उसे काफ़ी सारे अलग तरह के कपड़े पहनने पड़ते थे और इसके अलावा काफ़ी सारी और भी रुकावटें उसके बीच आ रही थी। लेकिन जैसे तैसे कर नूर मुकद्दम इन सारी चीज़ों को सेटल कर लेती है। यहाँ पर आकर वो फिर से अपने नए दोस्त बनाती है और यूं ही काफी सारे दोस्त उसके बन भी जाते हैं। लेकिन 2018 आते आते उसकी एक लड़के से मुलाकात होती है और ये था 30 साल का जाहिर जाफर। इस टाइम नूर भी लगभग 28 साल की हो चुकी थी और ये दोनों आपस में दोस्ती कर लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा टाइम एक दूसरे के साथ अपना बिताया करते थे और कुछ एक दिनों बाद ही ये लोग इतने ज्यादा एक दूसरे के क्लोज आ गए कि ये लोग रिलेशनशिप में आ जाते हैं। जाहिर भी एक अमीर फैमिली से बिलोंग करता था, उसके पिता आज के टाइम में यूके में रहा करते थे और इनके काफी सारे बिजनेस भी चला करते थे। इसका भी अक्सर यूएसए में हुआ या फिर यूके में हुआ आना जाना लगा रहा करता था, लेकिन आज के टाइम में ये पाकिस्तान में था। नूर को पहले तो यही लगा कि शायद ये वापस यहाँ पर घूमने के लिए आया होगा या फिर अपने घर की इसे याद आई होगी, इसलिए ये यहाँ पर आया होगा, लेकिन उसे कोई अंदाजा नहीं था कि इसके यहाँ पर आने का एक खास कारण था। दरअसल इसे यूके और यूएसए से निकाल दिया गया था क्योंकि वहां पर इसका रिकॉर्ड खराब हो चुका था, क्योंकि ये वहां पर काफी सारी लड़कियों को सेक्सुअली अब्यूज कर चुका था और इसने काफी सारी लड़ाइयां वहां पर की थी, काफी सारे दंगे ये कर चुका था, जिसके कारण वहां पर इसे बैन कर दिया गया और वहां से अपने देश से उन्होंने इसे निकाल दिया था। उसके बाद ये पाकिस्तान आ जाता है, यहाँ पर अब ये रह रहा था और यहाँ पर काफी सारी लड़कियों के सामने हवा बनाने के लिए नॉर्मली ये बात बोल दिया करता था कि इसका मन करे तो ये वहां पर चला जाता है। इसके अलावा ये जगह जगह घूमता रहता है, यूएसए में इसके पिता रहते हैं और ये वहीं से कुछ एक दिनों पहले ही यहाँ पर घूमने के लिए आया है और बिल्कुल ये सारी की सारी बातें ही इसने नूर को भी बताई थी। लेकिन नूर को इस बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये बंदा वहां पर कितने सारे कांड करके आ चुका है और वहां से निकाले जाने के कारण आज के टाइम में ये पाकिस्तान में रह रहा है। पाकिस्तान में आकर अब ये रहने तो लग गया था, लेकिन ये यहाँ पर भी आकर सुधरने वाला नहीं था, जबकि यहाँ पर भी वो काफी सारी लड़कियों के साथ छेड़खानी करता रहा था और चैट पर भी अगर किसी के साथ वो बातें करता है तो वो ये बात नहीं देखा करता था कि सामने कौन लड़का कौन लड़की उससे बातें कर रही है और वो उसकी ऐसी बातों को सुनकर उसके ऊपर इफेक्ट क्या पड़ेगा, वो इसके बारे में क्या सोचेगा। वो पूरे तरीके से एक यही बात जानता था कि उसे किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि उसके पास उसके पिता हैं और कोई भी दिक्कत आई तो वो उसे संभाल ही लेंगे। इसी तरह टाइम बीतता रहता है, ये दोनों आपस में मिलते रहते हैं, लेकिन उसके बाद टाइम आया 20 जुलाई 2021 का, जब नूर के घर पर पूरे तरीके से सन्नाटा छा गया, क्योंकि नूर को उनके घर से गए हुए लगभग 2 दिन हो चुके थे और उसके बाद न्यूज ही उनके पास कुछ इस तरह की पहुंचती है। दरअसल नूर 18 जुलाई 2021 की रात को 9 बजे अपने घर से निकलती है, ये बात अपने घर वालों को बोलकर कि वो अपने दोस्त से मिलने के लिए जा रही है। उसके बारे में वो सारी की सारी बातें बताकर जाती है कि इसी तरह जाहिर नाम का
एक लड़का है वो उससे काफी ज्यादा प्यार करती है और उसके घर वाले भी जाहिर को काफी अच्छे से जानते थे। उन्हें पता था कि उनकी बेटी और इस लड़के के बीच में किसी तरह का रिलेशन चल रहा है और ये एक दूसरे को काफी ज्यादा पसंद करते हैं। वैसे तो उसके घर वाले यही बात नूर से कहा करते थे कि बेटा तुम्हें इसमें क्या पसंद आया, ये आदमी काफी ज्यादा अजीब है, ना तो इसे बोलना आता है ना ये देखता है कि इसके सामने कौन खड़ा है, हमेशा पता नहीं किस तरह के मूड में ये रहता है, किसी को कुछ भी बोल देता है। लेकिन जो भी हो उनकी लड़की को ये पसंद था, उन्होंने उसे समझाया भी था, लेकिन नूर का यही कहना था कि कोई बात नहीं, ये बस इसी तरह का है। नूर अपने घर से 18 जुलाई की रात को करीबन 9 बजे निकली थी अपने माता पिता को ये बात बोलकर कि वो अपने बॉयफ्रेंड के घर जा रही है और अगली सुबह तक वो वापस आ जाएगी। लेकिन सुबह 5 बजे ही उसकी माँ के पास नूर का कॉल आता है जिसमें वो काफी ज्यादा घबराई हुई थी और एक यही बात अपनी माँ से वो बोल रही थी कि वो वापस अपने घर पर आ रही है। कुछ एक दो बात और उसने अपनी माँ को कही, लेकिन उसने कुछ भी ऐसा नहीं बताया कि अब वो कहाँ पर है, कितनी देर में अपने घर पर पहुंचेगी और उसे क्या समस्या है। बस एक ही बात वो बोल रही थी कि वो कुछ एक देर बाद ही अपने घर पर आ जाएगी। लेकिन इसी बीच बातों बातों में ही नूर की माँ को ये बात पता चल जाती है कि उसकी बेटी काफी ज्यादा घबराई हुई है, जरूर उसके साथ कोई ना कोई ऐसी घटना घटी है जो कि उसके साथ नहीं बीतनी चाहिए थी। कुछ एक देर बाद उसके घर वाले नूर के पास कॉल करने लगते हैं क्योंकि जब वो घर पर नहीं पहुंचती है तो वो लोग चिंता करने लगते हैं। लेकिन अब की बार नूर ने उनका फोन नहीं उठाया। वो लोग लगातार बार बार उसके पास कॉल कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, लेकिन नूर ने किसी भी तरह का रिप्लाई उनके पास नहीं किया। तो वो लोग तुरंत जाहिर के पास कॉल करते हैं और उससे ये बात पूछते हैं कि क्या उन दोनों के बीच लड़ाई हुई है। लेकिन जाहिर ने साफ इनकार कर दिया कि मैं इस बारे में नहीं जानता और आप नूर की बात कर रहे हैं, वो तो यहाँ पर आई ही नहीं। उसके घर वाले ये बात बोलते हैं कि बेटा वो तो यहाँ से तुम्हारा ही नाम लेकर गई थी, कल रात को वो करीबन 9 बजे यहाँ से गई थी, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आई है। उसने ये बात कही थी कि रात को वो तुम्हारे पास रुकने वाली है और सुबह वो वापस आ जाएगी। सुबह 5 बजे के आसपास उसका फोन तो हमारे पास आया था, लेकिन उसने ज्यादा कुछ नहीं बताया, बस वो काफी ज्यादा घबराई हुई थी। जाहिर वैसे ही उनके घर वालों को थोड़ा अजीब तो लगता ही था, लेकिन अब की बार उसने साफ ये बात बोल दी कि वो तो यहाँ पर आई ही नहीं। अब नूर के घर वाले चिंता करने लगते हैं कि सुबह सुबह लड़की का फोन आया था, वो घबराई हुई थी और अभी तक वो वापस नहीं आई है। तो नूर के माता पिता जाकर पुलिस में इस बात की कंप्लेंट कर देते हैं। पुलिस वाले भी यही बात पूछते हैं कि उसे गायब हुए कितनी देर हो चुकी है और उसके बाद उन्होंने भी यही बात कही कि आप लोग थोड़ी देर और वेट कर लीजिए, हो सकता है वो अपने किसी दोस्त के पास चली गई हो। लेकिन उसके बाद 20 तारीख आ चुकी थी, लेकिन अभी तक नूर वापस अपने घर पर नहीं आई थी। तो उसके माता पिता फिर से पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां पर जाकर उसकी कंप्लेंट कर देते हैं। पुलिस वाले अब जाकर पूरी की पूरी छानबीन करने लगते हैं और कुछ एक देर बाद ही उन्हें इस बारे में पता चल जाता है कि ये लड़की इस आदमी के घर पर गई हुई थी और वो आदमी कोई और नहीं जबकि जाहिर ही था। और जब पुलिस वाले वहां पर जाकर अपनी तहकीकात करते हैं और उसके घर पर पहुंचते हैं, अंदर जाकर उसके बेडरूम को चेक करते हैं, तो उन्होंने पाया कि यहाँ पर जमीन पर एक गर्दन पड़ी हुई है, एक महिला की, जिसका सिर उसके धड़ से अलग कर दिया गया है। इधर उसकी गर्दन पड़ी है और बेड के दूसरी तरफ उसका धड़ पड़ा है। ये सारी चीज देखते ही पुलिस वाले जाहिर को अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं, उसे पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है और दूसरी तरफ इस बॉडी को भी पुलिस अपने कब्जे में ले लेती है। इसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और दूसरी तरफ नूर के माता पिता को भी इन्फॉर्म किया जाता है कि आपकी लड़की इस तरह से गायब थी और इस आदमी का आप लोगों ने नाम लिया था कि इसके पास वो आई थी और इन्वेस्टिगेशन में कुछ ये चीजें हमारे हाथ लगी हैं, प्लीज हमारे पास आइए और एक जो हमें यहाँ से बॉडी मिली है इसकी शिनाख्त कीजिए कि क्या यही नूर है। तो नूर के घर वाले हॉस्पिटल जा पहुंचते हैं और वहां पर जाकर उन्होंने ये बात कही कि हाँ ये नूर ही है। जाहिर को अब गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके घर पर ही नूर की डेड बॉडी मिली थी, लेकिन अभी भी पुलिस वालों को कोई अंदाजा नहीं था कि असल में यहाँ पर हुआ क्या था। हाँ, कातिल मिल चुका है, जिसका कत्ल किया वो भी मिल चुका है, लेकिन ये सब यहाँ पर कैसे हुआ, इन सारी चीजों के बारे में तो खुलकर जाहिर ही बता सकता था, जिसके चलते पुलिस वाले जाहिर को पकड़ लेते हैं और ले जाकर उससे पूछताछ करने लगते हैं। और आखिर में जो पुलिस वालों को पता चलता है वो ये था कि नूर को इन सारी चीजों के बारे में पता चल जाता है कि जाहिर को यूके से निकाला जा चुका है। दरअसल ये लड़कियों को छेड़ता है, उन्हें काफी ज्यादा टॉर्चर करता है और ये काफी ज्यादा अब्यूज भी उनके साथ करता है। और इसके साथ साथ उसे इस बारे में भी पता चल जाता है कि इसका कितनी सारी लड़कियों के साथ अफेयर है। तो आखिर
में नूर ने यही डिसाइड किया कि वो इससे अलग हो जाएगी। लेकिन इस टाइम तक जाहिर ने नूर को प्रपोज कर दिया था और दूसरी तरफ नूर को इन सारी बातों का जब पता चलता है तो उसने साफ इनकार कर दिया कि हम लोग शादी नहीं कर सकते। टाइम रहते हम लोग एक दूसरे से अगर अलग हो जाते हैं तो ये हम दोनों के लिए ही काफी ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन जाहिर ने कहा कि वो नूर से काफी ज्यादा प्यार करता है और वो उसके बिना नहीं रह सकता। लेकिन नूर को उसके इन सारे कारनामों के बारे में जब से पता चला था वो उससे काफी ज्यादा नफरत करने लगी थी और उसने एक यही बात कही कि हम दोनों का फ्यूचर नहीं है और टाइम रहते अगर वो दोनों ही अलग हो जाते हैं तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इस बात के लिए जाहिर बिल्कुल भी तैयार नहीं था और वो लगातार एक ही बात नूर से बोलता जा रहा था कि वो इन सारी चीजों को छोड़ देगा। जाहिर नूर को ये बात कहता है कि चलो ठीक है, वो यहाँ से चला जाएगा और उसने अपनी न्यूयॉर्क की टिकट भी करवा ली। उसने एक टैक्सी भी बुक कर ली कि मुझे एयरपोर्ट वो छोड़ आएगी। लेकिन 18 तारीख को उसकी फ्लाइट होने वाली थी, उससे पहले उसने नूर के पास ये मैसेज किया कि वो आखिरी बार उससे मिलना चाहता है। नूर ने यही बात सोची कि अब तो ये हमेशा हमेशा के लिए न्यूयॉर्क चला जाएगा तो आखिरी बार मिलने में क्या हर्ज है, जिसके चलते वो उसके पास जा पहुंचती है। और वो वही दिन था जब नूर ने ये बात कही कि वो अपने दोस्त से मिलने के लिए जाने वाली है। 18 तारीख को नूर जाहिर के पास आ पहुंचती है, लेकिन जाहिर को अभी भी यही अंदाजा था कि हो सकता है नूर उसके लिए मान जाए, जिसके चलते उसने अपने ट्रैवल एजेंट के पास कॉल करके यही बात पूछी कि क्या वो अपनी फ्लाइट कैंसिल करवा सकता है। लेकिन उसके ट्रैवल एजेंट ने ये बात कही कि एट ए टाइम अगर आप अपनी फ्लाइट कैंसिल करवाते हैं तो आपको पेनल्टी भरनी होगी और उसमें काफी सारे पैसे आपके कट जाएंगे और आपको पूरा रिफंड नहीं मिलेगा। इससे पहले ही उसने टैक्सी वाले के पास भी कॉल करके ये बात बोल दी थी कि वो रात को एयरपोर्ट जाने का प्लान कैंसिल कर रहा है और वैसे भी उसने टैक्सी वाले को पैसे दे दिए थे, जिसके चलते उसने ये बात कही कि वो पैसे खुद ही रख ले, लेकिन अब वो नहीं जाने वाला। तो टैक्सी वाले ने भी यही बात कही कि जनाब अगर हो सकता है रात को अगर आपका मूड पलट जाता है तो ये रहा मेरा नंबर, प्लीज आप मेरे पास कॉल कर दीजिएगा, आज रात के लिए मैं आपके लिए बुक हूँ। और जाहिर यही बात बोलकर टैक्सी ड्राइवर को जाने देता है। तब तक नूर जाहिर के पास आ चुकी थी और वो उनके घर पर बैठकर कुछ एक देर तक बातें करते हैं। जाहिर उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन नूर ने साफ इनकार कर दिया था और उसने सारी की सारी बातें बताई कि तुमने आज तक ये सारी बातें मुझसे छिपाई कि तुम्हें वहां से भी निकाल दिया गया तुम्हारी ऐसी हरकतों के कारण, और आज भी वो उससे मिलने के लिए सिर्फ और सिर्फ इसलिए आई है क्योंकि उनका 3 साल का रिलेशनशिप था और अब वो हमेशा हमेशा के लिए न्यूयॉर्क जा रहा है, इसीलिए वो मिलने आई है, नहीं तो वो कभी भी नहीं आती। और इसी तरह काफी देर तक उन लोगों के बीच बातें होती हैं, लेकिन आखिरकार नूर ने यही बात कही कि वो अब उसके साथ नहीं रह सकती। लेकिन इतना समझा लेने के बाद भी जब नूर नहीं मानती है तो जाहिर का भी दिमाग खराब होने लगा और उसकी ईगो काफी ज्यादा हर्ट हो चुकी थी, क्योंकि आज तक उसने इतनी बातें किसी की भी नहीं सुनी थी। हमेशा वो किसी न किसी को कुछ न कुछ सुनाता रहा करता था, इतना आज तक वो किसी के सामने नहीं गिड़गिड़ाया था। तो अब उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसने यही बात कही कि तुम भी मेरे साथ न्यूयॉर्क ही चलो। और उसने अपने उसी टैक्सी ड्राइवर के पास फोन करके ये बात कही कि वो उसे लेने के लिए आ जाए। टैक्सी ड्राइवर वहां पर आ पहुंचता है और जाहिर नूर का हाथ पकड़े हुए उसे घसीटते हुए उस टैक्सी में लेकर आता है। नूर अब उससे बिल्कुल भी बातें नहीं कर रही थी, वो उससे काफी ज्यादा गुस्सा थी, लेकिन जाहिर उसकी एक भी नहीं सुन रहा था। नूर की इस टाइम चप्पल भी घर के अंदर ही रह चुकी थी, वो नंगे पांव वहां पर आ रही थी और उस टाइम उस टैक्सी ड्राइवर ने ये बात देखी कि ऐसी भी क्या जल्दी है, कम से कम इन मोहतरमा को अपनी चप्पल तो पहन ही लेनी चाहिए थी। लेकिन जो भी हो वो उनके कस्टमर हैं, जिसके चलते उसने अपनी गाड़ी की खिड़की खोली और उन दोनों को बैठा लिया और उसके बाद वो एयरपोर्ट की तरफ जाने लगता है। लेकिन जब वो लोग एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे तो टैक्सी ड्राइवर ने ये चीज देखी कि ये दोनों ही आपस में कोई भी बातें नहीं कर रहे हैं और एक दूसरे से ये काफी ज्यादा गुस्सा हैं। जाहिर बार बार नूर से बातें करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नूर किसी भी बात का कोई रिप्लाई नहीं दे रही थी और इसी बीच जाहिर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसके बाद उसने टैक्सी ड्राइवर से ये बात कही कि शायद हम लोग जाने में अब लेट हो जाएंगे, तुम अपनी टैक्सी वापस ले लो, हम लोग अब घर ही जाने वाले हैं। टैक्सी ड्राइवर को भी ये बात काफी ज्यादा अजीब लगी कि ये आदमी पहले तो इस महिला को जबरदस्ती घर से बाहर पकड़ कर लाया था बिना ही चप्पल पहनाए हुए, और यहाँ पर टैक्सी में बैठकर हम लोग आधे रास्ते ही आए होंगे कि अब ये वापस जाने की बोल रहा है। लेकिन उसे क्या, उसकी ये जॉब थी तो उसने वापस टैक्सी घर की तरफ मोड़ ली और घर पर आकर उन दोनों को ड्रॉप कर दिया। अब जाहिर
जाहिर नूर को लेकर वापस घर के अंदर आता है और यहाँ पर लाकर उसे एक कमरे में बंद कर देता है। और उसी टाइम जब वो कमरे में बंद थी तो उसने अपने घर वालों के पास कॉल किया था, लेकिन जब तक वो अच्छे से बात कर पाती उससे पहले ही जाहिर वहां पर आ जाता है और उसने उसका फोन लेकर नीचे जमीन पर दे मारा। और दूसरी तरफ नूर के घर वालों ने यही बात सोची कि शायद नूर वापस अपने घर पर आ रही है और इसी बीच उनका मोबाइल कट गया होगा। अब 19 तारीख आ चुकी थी। नूर के घर वाले जाहिर के पास कॉल करते हैं, लेकिन जाहिर नूर से काफी ज्यादा गुस्सा था, जिसके चलते उसने उनके घर वालों को ये बात कह दी कि वो तो मेरे पास आई ही नहीं। लेकिन इस टाइम भी नूर जाहिर के घर पर ही थी। वो अपने आप को छुड़ाकर वहां से जाने की कोशिश करती है, लेकिन जाहिर के जो गेट पर सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था, जाहिर ने उसको ये बात बोल दी कि वो दरवाजा बंद कर दे, जिसके चलते उसने अपने मालिक की बात मानी और दरवाजा बंद कर दिया। और उसके बाद जाहिर उसे अपने साथ लेकर वापस अंदर चला जाता है। इस टाइम नूर और जाहिर के बीच काफी सारी लड़ाइयां होती हैं। एक दूसरे को वो काफी ज्यादा भला बुरा बोलते हैं और ये लड़ाई लगातार बढ़ती जा रही थी। लेकिन इसी बीच एक टाइम ऐसा भी आया जब नूर ऊपर से ही छलांग लगा देती है, क्योंकि इस टाइम वो फर्स्ट फ्लोर पर थे और वहां से सीधा वो ग्राउंड फ्लोर पर आ गिरती है। और उसके बाद घिसटते घिसटते वो घर से बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन उस टाइम भी सिक्योरिटी गार्ड वहीं पर खड़ा था और उसने वो दरवाजा बंद कर दिया। और नूर सिक्योरिटी गार्ड के रूम में जा घुसती है। वहां पर वो अपने आप को अंदर रखने की कोशिश करती है, छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन जाहिर जाकर उसे बाहर निकाल लेता है। और उसके बाद वो जबरदस्ती उसे अपने कमरे में लेकर जाता है। और वहां पर जाकर उन दोनों के बीच लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि जाहिर ने अपनी गन निकाली और नूर के ऊपर तानकर उस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। कुछ एक देर बाद ही नूर के शरीर से काफी सारा खून बहने लगता है और इसी टाइम जाहिर किचन में जाता है और वहां से एक बड़ा सा चाकू लेकर नूर के पास आता है। और उसने एक यही बात उससे कही कि क्या वो अभी भी उससे शादी करने से मना करेगी। नूर इस टाइम कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी, तो वो कुछ भी नहीं बोली। तो जाहिर को गुस्सा तो आया हुआ ही था, तो उसने उस चाकू से उसकी गर्दन को उसके धड़ से अलग कर दिया और वहीं पर दूसरी तरफ फेंक दिया। लेकिन इस घटना के लगभग 5-10 मिनट बाद उसको धीरे धीरे जब उसका गुस्सा शांत होता है तो उसे समझ आने लगता है कि आखिरकार उसने यहाँ पर क्या कांड रच दिया है। अब वो घबराने लगा था तो उसने देखा कि उसने तो गुस्से गुस्से में एक काफी बड़ा कांड रच दिया है और अब वो क्या करेगा। इसी तरह तरकीबें लगाते हुए कि आखिरकार वो अब क्या करेगा, उसने एक व्यक्ति के पास कॉल किया। दरअसल वो इसके पिता का काफी अच्छा एक दोस्त था और जाहिर ने उसके पास कॉल करके ये बात कही कि उसके घर पर कोई बंदा आ घुसा था, उसने उसके ऊपर हमला करना शुरू किया और वो काफी ज्यादा बड़ी परेशानी में है। लेकिन जाहिर के पिता का वो दोस्त जाहिर को अच्छे से जानता था और उसे ये बात लगने लगी कि जरूर इसने कोई ना कोई कांड रच दिया और अब ये मुझसे मदद मांग रहा है। और वैसे भी अगर इस तरह की कोई बात होती, अगर इसे पुलिस की जरूरत होती तो ये मेरे पास नहीं जबकि ये पुलिस के पास कॉल कर रहा होता। तो उसके पिता के दोस्त ने उसके पिता के पास कॉल किया और सारी की सारी घटना के बारे में बताया कि तुम्हारा बेटा इस तरह मेरे पास कॉल कर रहा है। और ये सबसे ज्यादा अजीब बात है क्योंकि मैं उसे अच्छे से जानता भी नहीं, मेरे पास उसका नंबर भी सेव नहीं है और उसने डायरेक्टली मुझे फोन करके ये बात कही है। जरा अपने बेटे के पास फोन कर लो और देखो जरा उसने अब क्या कांड रच दिया है। तो जाहिर के पिता जाहिर के पास कॉल करते हैं और उसके पिता को उसने सारी की सारी सिचुएशन बता दी कि दरअसल मुझसे यहाँ पर ये कांड हो गया है। उसके पिता ने कहा कि जहाँ पर भी तुम जाते हो इसी तरह के कारनामे रचते रहते हो, तुम अब कुछ भी मत करना, जो कुछ भी करूंगा मैं अपने आप तुम्हारे लिए कर देता हूँ। तो उसके पिता ने वहीं पाकिस्तान में मौजूद एक डॉक्टर के पास कॉल किया और उन्हें बताना शुरू किया कि उसके बेटे के साथ एक हादसा हो चुका है और वो तुरंत उसकी मदद के लिए चला जाए। लेकिन डॉक्टर अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार उसके साथ क्या हो गया है। और दूसरी तरफ जाहिर अपने काफी सारे दोस्तों के पास कॉल करता है और अपनी नई नई कहानियां बताता है कि यहाँ पर हमारे घर पर चोर आ घुसे थे, पता नहीं वो लोग कौन थे, हमलावर वो थे, मैं और मेरी गर्लफ्रेंड आराम से यहाँ पर लेटे हुए थे, उन लोगों ने हमारे ऊपर हमला किया जिसमें उसके गर्लफ्रेंड की जान चली जाती है। और इसी तरह अलग अलग लोगों के पास फोन करते करते किसी उसके दोस्त ने पुलिस वालों के पास कॉल कर दिया। पुलिस वाले वहां पर आ पहुंचते हैं और उसके बाद वहां की सारी सिचुएशन देखकर दूसरी तरफ नूर के घर वालों ने तो पहले ही पुलिस के पास कॉल कर रखा था, पुलिस वाले सारी की सारी बातों को समझ जाते हैं और उसके बाद उन्होंने नूर के परिवार वालों के पास कॉल कर दिया कि एक लड़की यहाँ पर कुछ एक ऐसी हालत में मिली है, प्लीज आप आकर थोड़ा कंफर्म कर लीजिए कि ये आपकी बेटी है या नहीं। नूर के घर वाले वहां
पर जाते हैं। उन्होंने जैसे ही नूर को ऐसी हालत में देखा तो उनका हाल बेहाल हो गया। पुलिस वालों ने जाहिर को गिरफ्तार कर लिया और उसके सारे केस को समझकर आखिर में उसे कोर्ट में पेश किया जाता है और वहां पर उसके ऐसे कारनामों को देखकर उसे उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। और इसके साथ साथ केस चलता है उन दो लोगों पर भी जो कि जाहिर के साथ उस टाइम उस घर पर थे। हाँ, वो दोनों वहां पर नौकरी किया करते थे, लेकिन वो लोग इस बात को साफ साफ देख सकते थे कि इस लड़की के ऊपर जाहिर अत्याचार कर रहा है और इसी तरह अगर वो अत्याचार करता रहा तो इस लड़की की जान जा सकती है। लेकिन ये सारी चीजें देखकर भी उन्होंने नूर की मदद नहीं की, जिसके चलते उन दोनों को भी 10-10 साल की सजा सुनाई जाती है। टाइम था 2 नवंबर 2023 का, जब यूपी के बागपत के एक गांव में सुबह सुबह लोग उठते हैं, घूमने फिरने के लिए घर से बाहर निकलते हैं और जब वो लोग घूमते घूमते गांव से थोड़ी दूर आते हैं तो उन्होंने देखा कि उनके गांव के शमशान घाट के बाहर एक बैग में आग लगी हुई है। तो गांव वाले तुरंत उस आग को देखकर वहां पर आ पहुंचते हैं और वहां पर आकर उन्होंने देखा कि यहाँ पर एक बैग है और बैग के अंदर एक डेड बॉडी मौजूद है और ये डेड बॉडी आग लग जाने के कारण आधे से ज्यादा जल चुकी है, लेकिन अभी भी वो आग उस बैग में लगी हुई है। तो उन्होंने तुरंत उसके ऊपर पानी डालकर उसे बुझा दिया और पुलिस के पास कॉल कर दिया कि जनाब हमें यहाँ पर कुछ एक ऐसी चीजें मिली हैं। पुलिस वाले वहां पर आ पहुंचते हैं और गांव वाले से पूछताछ करने लगते हैं कि क्या कोई व्यक्ति इसे पहचानता है। दरअसल ये लाश एक लड़की की थी, लेकिन गाँव में कोई भी ऐसा मौजूद नहीं था जो कि इस लड़की को जानता हो। तो पुलिस वाले उस डेड बॉडी को अपनी हिरासत में ले लेते हैं और वहां आसपास में और लोगों से इस बारे में पूछताछ करने लगते हैं कि क्या वो इस लड़की को जानते हैं। और इसी पूछताछ के बीच उनकी नजर पड़ती है वहीं पर लगे एक सीसीटीवी कैमरे के ऊपर, जिससे उन्हें अंदाजा होने लगता है कि हो ना हो इस सीसीटीवी कैमरे से हमें थोड़ी मदद मिल सकती है। और उन लोगों ने उस सीसीटीवी कैमरे की वीडियो को देखना शुरू किया, जिससे उन लोगों को पता चलता है कि यहाँ पर लास्ट टाइम में एक स्विफ्ट डिजायर आई थी। और गाँव वालों से जब पूछताछ की गई तो सभी ने मना कर दिया कि जनाब हम लोग नहीं जानते कि ये गाड़ी किसकी है, क्योंकि ये गांव में से किसी की नहीं है। तो पुलिस वालों ने उस गाड़ी का नंबर लिया और जा पहुंचते हैं उस गाड़ी के मालिक के पास। और वहां पर जाकर जब पूरी पूछताछ करनी शुरू की तो उन्होंने बताया कि हाँ जनाब ये गाड़ी हमारी ही है, लेकिन कल रात को हम लोग इसे नहीं चला रहे थे, जबकि हमारे जान पहचान का एक पवन नाम का व्यक्ति इसे लेकर गया हुआ था। पुलिस वालों ने उन लोगों से पवन की पूरी जानकारी ली और वो लोग पवन के पास जा पहुंचते हैं और पवन से पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं कि तुम गाड़ी वहां पर क्यों लेकर गए थे और जो डेड बॉडी हमें वहां से मिली है उस बैग में उसके साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है। तो पवन ने कुछ एक ऐसे खुलासे किए जिसे सुनकर पुलिस वालों को विश्वास नहीं हुआ कि यार पैसे के लिए कोई व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है, वो भी अपनी सगी बहन के साथ। क्योंकि उसने बताया कि ये सारी चीजें उसने नहीं जबकि उसकी गर्लफ्रेंड सीखा और उसके पति मनीष ने किए हैं। पुलिस वाले मनीष को पकड़ लाते हैं और मनीष ने जब पूरी की पूरी कहानी बतानी शुरू की तो किसी को भी विश्वास नहीं हुआ कि आखिरकार कोई भाई अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। और वो पूरी कहानी ये थी कि मनीष की एक छोटी बहन मनीषा थी। मनीष अपने पिता की मृत्यु के बाद ये चाहता था कि उसके पिता ने मनीषा के नाम जो आधी प्रॉपर्टी कर रखी है वो सारी प्रॉपर्टी वो वापस उसे दे दे, लेकिन मनीषा इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। दूसरी तरफ मनीषा की माँ भी यही बात कहा करती थी कि तुम्हारी शादी कर दी जाएगी, उसके बाद तुम प्रॉपर्टी का क्या करोगी। प्रॉपर्टी वाले विवाद को लेकर मनीष और उसकी माँ हमेशा मनीषा के ऊपर दबाव बनाए रखा करते थे कि तुम्हें वो प्रॉपर्टी वापस मनीष के नाम कर देनी चाहिए और तुम्हारा जितना भी खर्चा वगैरह होता है वो भी तो हम ही उठाते हैं। और इस बात को लेकर इन लोगों के बीच ये झड़प इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि मनीष अपनी बहन के ऊपर कभी कभार हाथ उठा दिया करता था। कुछ एक टाइम और बीतता है जिसके बाद मनीष की शादी शिखा नाम की एक लड़की के साथ हो जाती है। मनीषा ये बात सोचा करती थी कि आज तक ना तो उसकी माँ ने उसकी बात समझी और ना ही उसके भाई ने, लेकिन हो सकता है उसकी भाभी उसकी बातों को समझ जाए। लेकिन जैसे ही मनीष की शादी को कुछ एक दिन बीतते हैं तो मनीष की बहन मनीषा को इस बारे में पता चलता है कि उसकी भाभी शिखा का बाहर भी अफेयर चल रहा है। तो उसने अपने भाई मनीष को इस बारे में बताया और मनीष जब इस बारे में शिखा से पूछता है तो शिखा ने ये बात कही कि ये हमारी आपस में लड़ाई करवा के सारी की सारी प्रॉपर्टी हड़पने के बारे में सोच रही है। तो मनीष इस बारे में सोचना बंद कर देता है, लेकिन मनीषा को
ये बात बिल्कुल भी रास नहीं आई कि उसकी भाभी बाहर भी कहीं अफेयर चलाए। मनीषा शिखा से बात करती है और शिखा ने भी साफ इनकार कर दिया कि उसका बाहर किसी के साथ अफेयर नहीं चल रहा। लेकिन मनीषा अक्सर शिखा को किसी न किसी के साथ वीडियो कॉल पर देखा करती थी। तो एक टाइम ऐसा आया जब मनीषा ने शिखा का फोन ले लिया जब वो बाहर गई हुई थी और उससे सारी की सारी डिटेल निकाल ली कि ये किससे बातें करती है। और उसकी सारी डिटेल निकाल लेने के बाद, सारी चैट निकाल लेने के बाद शिखा से ये बात कहती है कि उसको सारी की सारी बातें पता चल चुकी है कि वो किसके साथ बातें करती है। तो शिखा भी अब घबराने लगी थी और उसने पवन को ये बात बताई कि उसकी ननंद मनीषा को उनके रिलेशनशिप के बारे में पता चल चुका है और मनीषा मनीष को कुछ बता पाती उससे पहले ही शिखा ने मनीष को ये बात कह दी कि अगर तुम्हें प्रॉपर्टी पूरी चाहिए तो तुम्हें मनीषा को रास्ते से हटाना होगा। मनीष ये बात पूछता है कि आखिरकार हम ये सब कैसे करेंगे। तो शिखा ने पवन का नाम उसके बारे में बताया कि मैं एक ऐसे बंदे को जानती हूँ जो कि हमारी इस चीज में मदद कर सकता है। और इस बात को बोलकर वो पवन को अपने घर पर बुला लेती है। मनीष को अभी भी नहीं पता था कि जिस पवन को ये यहाँ पर मनीषा को ठिकाने लगाने के लिए बुला रही है ये इसके लिए कोई अननोन नहीं जबकि इसका बॉयफ्रेंड ही है जिसके बारे में मनीषा अक्सर मनीष को बताया करती थी। और उसके बाद टाइम आया 1 नवंबर का जब रात को मनीषा वापस अपने घर पर पहुंचती है और उस टाइम उसके घर पर मनीष, शिखा और पवन उसका इंतजार कर रहे थे। मनीषा ने जब पवन के बारे में उनसे पूछा कि आखिरकार ये कौन है तो मनीष ने यही बात कही कि ये मेरा दोस्त है और यहाँ पर ये मुझसे मिलने के लिए आया हुआ है। और इसी तरह बातें करते करते वो लोग खाना खाने लगते हैं। लेकिन मनीषा को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था कि उसके खाने में नशे की दवाई डाल दी गई है। और जैसे ही उसने खाना खाया वो बेहोश होकर वहीं पर गिर पड़ी। वो बेहोश हो चुकी थी और पवन पहले से ही अपनी गाड़ी लेकर वहां पर आ चुका था। तो उन तीनों ने मिलकर उसे मार डाला और उसके बाद एक सूटकेस में पैक करके वो लोग जा पहुंचते हैं नोएडा से यूपी के बागपत। मनीषा को इन लोगों ने मार तो पहले ही डाला था लेकिन वहीं पर इन लोगों ने उसे ठिकाने नहीं लगाया क्योंकि उन लोगों को शक था कि हो ना हो कोई ना कोई इसे यहाँ पर पहचान लेगा और जैसे तैसे कर वो तीनों फंस जाएंगे। जिसके बाद वो नोएडा से काफी दूर बागपत में आ पहुंचते हैं और यहाँ पर आने के बाद उस सूटकेस को खोलकर उसमें आग लगा दी गई और कुछ एक देर बाद ही उस पूरे सूटकेस ने आग पकड़ ली। तब तक सुबह का टाइम होने लगा था और मनीष ने ये बात पवन से कही कि यहाँ पर कोई आ जाए उससे पहले ही हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि जब वो लोग इस गाँव में आए थे तो वो लोग सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में आ चुके थे। जिसके बाद वो तीनों तो वहां से चले जाते हैं लेकिन बाद में गाँव वाले यहाँ पर आते हैं और उसके बाद पुलिस वाले यहाँ पर आते हैं। मनीष से जब पुलिस वालों ने ये पूछताछ की, पुलिस वालों ने जब मनीष से ये पूछताछ करनी शुरू की कि आखिरकार उसने ये सारी चीजें क्यों की तो उसने बताया कि मनीषा चाहती थी कि जो उनकी खानदानी प्रॉपर्टी है उसके 2 हिस्से हों। लेकिन मनीष इस बात के लिए राजी नहीं था और इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच पिछले काफी दिनों से लड़ाई चल रही थी। ये बात पता चलते ही पुलिस वालों ने उन्हें अपनी हिरासत में ले लिया और अब उनके ऊपर केस चल रहा है। वैसे दोस्तों आप लोग ही सोच कर देखिए वो प्रॉपर्टी किस काम की जो कि एक भाई को अपनी ही बहन का कातिल बना दे। टाइम था 2011 का जब पाकिस्तान के कराची में एक महिला बार बार अपने किराएदार के घर पर जाती है क्योंकि उसके घर से आज के टाइम में काफी गंदी बदबू आ रही थी। पहले तो वो इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है लेकिन कुछ ही देर बाद ये बदबू हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो मजबूरन उस महिला को वहां पर जाना पड़ता है और उसके बाद उस महिला को वहां पर वो सब चीजें मिलती हैं जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ये घटना घटी पाकिस्तान के कराची में जहां पर ग्रीन टाउन नाम की एक जगह है और यहीं पर एक परिवार रहा करता था। इस परिवार का मुखिया अहमद अब्बास था और इसकी पत्नी का नाम जहनाब बीबी था। जहनाब बीबी की एक बेटी भी थी। दरअसल इससे पहले भी जहनाब बीबी की शादी हो चुकी थी। उससे उसे एक लड़की हुई जिसका नाम उन्होंने सानिया रखा और उसके बाद जहनाब बीबी का उसके पति से तलाक हो जाता है। इसकी बेटी इसके साथ ही आ जाती है। उसके बाद जहनाब बीबी की दोबारा से शादी हो जाती है अहमद अब्बास के साथ और वो इसी के साथ रहा करती थी। अब इस फैमिली में कुल 3 ही लोग थे जो कि अपनी जिंदगी काफी अच्छे से बिता रहे थे। इनकी शादी करीबन 5 साल पहले हुई थी और उस टाइम ये लोग शादी से काफी ज्यादा खुश थे। लेकिन टाइम बीतता रहता है और इनके परिवार में समस्याएं आने लगती हैं और इस टाइम समय था 24 नवंबर 2011 का जब अहमद की पत्नी अपने घर पर खाना बना रही थी और उससे काफी ज्यादा गंदी बदबू आ रही थी। ये बदबू नीचे
ही रहने वाली उसकी मकान मालकिन तक भी पहुंचती है, जिसने कि सबसे पहले तो इस बदबू को इग्नोर किया, लेकिन लगातार ये बदबू बढ़ती ही जा रही थी। और एक टाइम ऐसा भी आया जब वो इस बदबू को सहन नहीं कर पाई और उसके बाद वो इसके घर पर आ पहुंचती है। आकर उसने दरवाजा खटखटाया कि आखिरकार अंदर ऐसा क्या चल रहा है कि उसने पूरे के पूरे यहाँ पर मोहल्ले में ही इतनी ज्यादा बदबू कर दी है। वो लगातार यूं ही खटखटाती रहती है, लेकिन अहमद के घर से किसी ने भी आकर दरवाजा नहीं खोला। तो कुछ एक देर बाद ही वो नीचे आ जाती है कि हो सकता है वो लोग ऊपर साफ सफाई कर रहे हों और वहीं से कोई ना कोई ऐसी गंदी बदबू निकली होगी। तो वो वापस आकर अपने यहीं पर नीचे काम करने लग जाती है, लेकिन टाइम बीतने के साथ साथ ये बदबू हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी। अब तो उनके आस पड़ोस वाले भी उस महिला से पूछने लगते हैं कि आपके घर से इतनी गंदी बदबू क्यों आ रही है। तो उस महिला ने बताया कि हमारे जो ये नए किराएदार हैं, पता नहीं ये आखिरकार क्या बना रहे हैं और ये सारी की सारी बदबू इनके घर से आ रही है। और ये बातें वो बोलकर अपने पड़ोसियों को दोबारा से छत पर जा पहुंचती है। उसके बाद दोबारा से दरवाजा खटखटाने लगती है। अब तो लगातार वो दरवाजा खटखटाती ही जा रही थी और उसके बाद जहनाब बीबी घर से बाहर आती है। वो फटाक से आकर दरवाजा खोलती है और उस महिला से पूछती है कि आखिरकार तुम्हें क्या दिक्कत है, इतनी देर से तुम दरवाजा खटखटा रही थी, बोलो तुम्हें क्या काम है, मैं अंदर नहा रही थी, अच्छे से तुमने मुझे नहाने भी नहीं दिया। ये बात बोलकर जहनाब बीबी उसके सामने खड़ी हो जाती है। तो उस महिला ने कहा कि तुम्हारे घर से काफी गंदी बदबू आ रही है, या तो इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन करो या फिर मुझे ही बता दो, मैं तुम्हारी मदद करवा दूंगी। तो जहनाब बीबी ने ये बात कही कि ऊपर एक चूहा मरा पड़ा था, मैंने उसे बाहर निकाल दिया है, अब आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, कुछ एक देर बाद ही ये बदबू चली जाएगी। ये बात बोलकर वो नीचे आ जाती है, लेकिन ऊपर से जिस तरह की बदबू आ रही थी, इस टाइम इनका पूरा का पूरा मोहल्ला नीचे इकट्ठा हो चुका था और उन्हें इस बात का शक होने लगा था कि ऊपर जरूर कोई ना कोई गड़बड़ चल रही है। वो महिला नीचे आती है, अपने पड़ोसियों को इस बारे में बताती है कि उसने ये बताया है कि ऊपर कोई चूहा मरा पड़ा है। तो उनके पड़ोसियों ने कहा कि चूहा मरने पर इस तरह की बदबू नहीं आती। तो उस महिला ने भी कहा कि मुझे थोड़ा अजीब जरूर लगा था, क्योंकि वो महिला कभी भी इस तरह मेरे सामने ही दरवाजे बंद नहीं कर लेती, जबकि आज के दिन तो वो इसी तरह से काफी गुस्से में अंदर से आई थी और उसके बाद मेरे मुंह पर ही दरवाजा बंद करके चली गई। तो जरूर ऊपर कोई ना कोई गड़बड़ चल रही है। जिसके बाद उनके पड़ोसियों ने पुलिस के पास कॉल कर दिया और उन्हें बताया कि जनाब यहाँ पर कुछ एक अजीब सी चीज चल रही है, जस्ट आप यहाँ पर आइए, इसे चेक कर लीजिए, कंफर्म कर लीजिए कि यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक तो है या नहीं। जिसके बाद पुलिस वाले वहां पर आ पहुंचते हैं, उनके सारे ही पड़ोसी पुलिस वालों को घेर लेते हैं और ये सारे ही लोग इकट्ठा होकर जहनाब बीबी के घर पर जा पहुंचते हैं। वहां पर जाकर जहनाब बीबी इतना सारा शोर बाहर का सुनकर दरवाजे पर दोबारा से आती है और अब उसके सामने पुलिस वाले खड़े थे। पुलिस वालों ने पूछा कि आपके घर से काफी गंदी बदबू आ रही है, पूरा का पूरा मोहल्ला इस बात से काफी ज्यादा परेशान है, तो क्या हम लोग आपके घर के अंदर आकर इस बात को चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर सारी की सारी चीजें ठीक ठाक है या नहीं। तो जहनाब बीबी भी इस बात के लिए मान जाती है और उसने ये बात पुलिस वालों से कही कि पुलिस वाले तो अंदर आ सकते हैं, लेकिन मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बाकी किसी को अंदर मत आने दीजिएगा। पुलिस वाले इस बात के लिए मान जाते हैं। वो लोग उस घर के अंदर जाते हैं, अंदर से दरवाजा बंद कर देते हैं और जैसे ही वो लोग उस घर के और ज्यादा अंदर घुसे तो उन्हें वहां से काफी गंदी बदबू आने लगती है। ये स्मेल बाहर की बदबू से भी काफी ज्यादा भयंकर थी और जैसे ही पुलिस वाले अंदर घुसते हैं तो जहनाब बीबी ने पुलिस वालों को बताना शुरू किया कि जनाब मैं आप लोगों से कुछ भी छिपाना नहीं चाहती, मैं सारी की सारी बातें आप लोगों को बता देना चाहती हूँ। पुलिस वाले जहनाब बीबी के पास ही खड़े हो जाते हैं कि हाँ आप बता दीजिए आपको आखिरकार क्या परेशानी है। और उसके बाद जहनाब बीबी ने बताना शुरू किया कि जनाब मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैंने अपने पति को मार डाला है। ये बात सुनकर पुलिस वालों को थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन ये बात भी पुलिस वाले पूछना चाहते थे कि आखिरकार आपने उसे कब मारा और ये बताइए कि सबसे पहले ये बदबू किस चीज की है। तो जहनाब बीबी ने बताया कि ये बदबू किसी और के नहीं उसके पति के ही शरीर से आ रही है। उसके बाद जहनाब बीबी उन्हें वहां पर मौजूद एक संदूक के पास लेकर जाती है और उस संदूक को खोल देती है, जिसके अंदर की उसके पति के डेड बॉडी के अलग अलग हिस्से पड़े हुए थे। पुलिस वाले इन सारी ही चीजों को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और उसके बाद जहनाब बीबी उन्हें अपने रसोई में लेकर जाती है, जहां पर कि उसके शरीर के कुछ एक हिस्से इस टाइम
टाइम गैस के ऊपर उबल रहे थे। इस तरह की बदबू के कारण और वहां के मंजर को देखकर पुलिस वालों की भी हालत खराब हो जाती है। वो लोग तुरंत भागकर उस घर से बाहर आते हैं और जैसे तैसे कर अपने आप को संभालते हुए उसके बाद जहनाब बीबी को अपनी हिरासत में लेकर और वहीं पर मौजूद एक और लड़का भी मौजूद था उसे अपने साथ लेकर पुलिस स्टेशन जा पहुंचते हैं। पुलिस वाले सबसे पहले ये बात पूछते हैं जहनाब बीबी से कि आखिरकार ये लड़का कौन है, और जहनाब बीबी ने बताया कि ये उसका भांजा जहीर है। पुलिस वाले उन दोनों को ही वहीं पर बैठा लेते हैं और उसके बाद ये बात पूछनी शुरू की कि आप लोगों ने जो वहां का हम लोगों ने जो वो खौफनाक मंजर देखा था वहां पर क्या कर रखा था। और ये बात पूछ लेने के तुरंत बाद ही जहनाब बीबी ने सारी की सारी अपनी बातें बतानी शुरू कर दी। जहनाब बीबी ने पुलिस वालों को बताया कि जनाब आज से करीबन 5 साल पहले अहमद के साथ उसकी शादी हुई थी। उसकी एक बेटी थी सोनिया जो कि उसकी पहली शादी से उसे हुई थी। वो आज के टाइम में हमारे साथ ही रहा करती थी। हमारी फैमिली में हम लोग सिर्फ 3 ही लोग थे। पहले तो अहमद हम दोनों का ही काफी अच्छे से ख्याल रखता था, हम लोग भी उसका काफी ज्यादा ख्याल रखते थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है तो अहमद की अपनी बेटी के ऊपर ही बुरी नजर पड़ने लगती है। वो बार बार में उसे पीटा करता था, उसके ऊपर अत्याचार करने में वो कोई भी कमी नहीं छोड़ा करता था। और काफी बार तो ऐसा भी हुआ था जब वो उसको गलत जगह पर छेड़ा करता था। इस चीज के खिलाफ मैंने उसको ये बात कही थी कि ये भी तुम्हारी बेटी है, इसके ऊपर तुम अपनी गंदी नजर मत डालो। लेकिन अहमद इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था और उसने ये बात मुझसे कही कि ये मेरी सगी बेटी नहीं है, मैं इसके साथ अगर चाहूं तो मैं शादी भी कर सकता हूं। इस बात से हम दोनों के बीच काफी बार लड़ाइयां होती रहा करती थी। और एक दिन तो ऐसा भी आया जब अहमद ने खुलकर मेरे सामने ये बात रख दी कि वो अपनी बेटी के साथ शादी करना चाहता है। मैंने इस बात से साफ इनकार कर दिया और ये बात अहमद से कही कि अगर वो दोबारा से इस बारे में अपने मन में अगर ख्याल भी लाता है तो वो उसे छोड़कर चली जाएगी। बहुत गलत बातें बोल चुका था। बेटी को ये नहीं कहा जाता कि आप मेरे साथ इस तरह, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। बेटी से प्यार, बेटी की नज़र से। वो अपनी बेटी को भी अपने साथ लेकर चली जाएगी, भले ही उसे अपनी आगे की जिंदगी अकेले ही क्यों ना बितानी पड़े। तो अहमद इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसने ये बात उससे कही कि अगर वो गलती से भी इसे छोड़ने के बारे में सोचती है तो वो एक दिन उन दोनों को ही ढूंढ लेगा और उसके बाद उन दोनों को ही बड़ी ही बेरहमी से मार डालेगा। जहनाब इस बात से घबरा जाती है और उसके बाद उसने अपने पति से यही बात कही कि वो उसे छोड़कर कभी कहीं पर भी नहीं जाएगी, बस वो अपनी सौतेली बेटी से अपनी बुरी नजर दूर कर ले। इसी तरह की बातें अक्सर इन दोनों के बीच हुआ करती थी, लड़ाई भी इन दोनों के बीच हुआ करती थी। और इसी बीच टाइम आता है नवंबर 2011 का, जब सोनिया अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर गई हुई थी और अहमद बाजार गया हुआ था। जब वो वापस घर पर आकर जहनाब से ये बात पूछता है कि सानिया कहाँ पर है, तो जहनाब ने कहा कि वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर गई हुई है। और इस बात को लेकर अहमद काफी ज्यादा गुस्सा होता है। वो जहनाब से ये बात कहता है कि वो अपने किसी भी रिश्तेदार के यहाँ पर नहीं गई है, जबकि वो इस घर को ही छोड़कर भाग गई है। वो अलग अलग तरह के उसके ऊपर काफी सारे इल्जाम लगा रहा था, जिसे कि जहनाब ज्यादा देर तक नहीं सुन पाई। और उसके बाद जहनाब ने अपने भतीजे जहीर के पास फोन किया और उसे ये बात कही कि वो सानिया के पास जाए, अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर जाए और सानिया को यहाँ पर अपने घर पर ले आए। जिसके बाद जहीर बिल्कुल ऐसा ही करता है, वो उनके रिश्तेदारों के यहाँ पर जाता है और उसके बाद सानिया को लेकर उनके घर पर आ जाता है। और घर पर जब वो सानिया को लेकर आ चुका था तो जहीर ने अहमद के पास फोन किया और सारी की सारी बातें बताई कि आपकी बेटी वापस आ चुकी है और आप वापस घर पर आकर इससे मिल सकते हैं। अहमद काफी ज्यादा गुस्से से वापस अपने घर पर आता है। घर पर आते ही वो जहीर को काफी गंदे तरीके से पीटने लगता है। जब अहमद जहीर को पीट रहा था तो जहनाब बीच में आ जाती है और उसने ये बात पूछी कि आखिरकार वो इसे क्यों मार रहा है, ये तो उसकी बेटी को वापस यहाँ पर लेकर आया है। तो अहमद जहीर को छोड़कर सोनिया को पीटने लगता है। जहनाब ने सोनिया को भी छुड़ा लिया और उसके बाद अहमद घर से बाहर जाता है, वहां से एक रस्सी उठाकर लाता है, साथ ही साथ एक बेल भी उठाकर वो लाता है और उसके बाद सानिया को लेकर अपने साथ रूम में जाता है। वहां पर उसके हाथ पैरों को उस बेल से बांध देता है और उसकी रस्सी से उसके हाथों को बांध देता है। जिसके बाद वो कमरे से बाहर आता है और कमरे पर
ताला लगा देता है और उसने ये बात कही कि इसे खोलने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे बिना इसे इस कमरे से कोई भी बाहर नहीं निकालेगा। ये बात बोलकर वो वापस घर से बाहर चला जाता है। और जब ये सारी की सारी घटनाएं यहाँ पर घट रही थी तो जहीर ने अपने एक दोस्त के पास कॉल किया और ये बात कही कि वो इसे लेने के लिए यहाँ पर आ जाए। वो दोनों ही वापस अपने घर जाने वाले हैं, लेकिन शाम होते होते उसका दोस्त अभी तक नहीं आया था और तब तक अहमद घर पर आ चुका था। वो अपने साथ कुछ एक गोलियां लेकर आता है। वो सारी की सारी गोलियां उसने जहनाब को दी और ये बात कही कि मैंने सुबह सोनिया को काफी गंदे तरीके से पेट दिया था, उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा होगा, पता नहीं उसे दर्द के कारण नींद भी आई होगी या नहीं, तो ये कुछ एक गोलियां हैं, ये उसे दे दो, जिसके बाद वो अच्छे से सो जाएगी। तो जहनाब उन गोलियों को लेती है और उसके बाद अपने भतीजे जहीर के साथ कुछ एक बातें करने लगती है। जहीर का दोस्त भी तब तक वहां पर आ चुका था। तो जहीर की बुआ और उसका वो दोस्त घर के अंदर बातें कर रहे थे। जहीर इस टाइम घर के बाहर था। वो इसी बारे में सोच रहा था कि उसका फूफा कितनी देर में घर में आएगा और इसी टाइम उसने देखा कि उसका दोस्त और उसकी बुआ घर के अंदर कुछ एक प्लान बना रहे थे। तो जहीर का दोस्त जब बाहर आता है तो उसने जहीर से ये बात कही कि तुम्हारी बुआ आज के टाइम में काफी ज्यादा दिक्कत में है, हमें इनकी कुछ ना कुछ मदद करनी चाहिए। और दरअसल जहीर का दोस्त मदद इसलिए करना चाहता था क्योंकि वो जहनाब बीबी को काफी ज्यादा पसंद करता था और आज के टाइम में जहनाब बीबी ने और जहीर के उस दोस्त ने मिलकर ये प्लान बनाया था कि वो लोग मिलकर अहमद को अपने रास्ते से हटा देंगे। इस चीज के लिए उन्हें एक प्लान की जरूरत पड़ने वाली थी और इसके तौर पर जहनाब बीबी ने ये बात कही कि अहमद ने उसे कुछ एक नींद की गोलियां दी है, क्यों न वो लोग उसे मारने के लिए इन नींद की गोलियों का प्रयोग करें। और बिल्कुल ऐसा ही वो लोग कुछ करते हैं। जहनाब ने चाय बनाई थी उस टाइम जबकि अहमद अपने घर पर आया हुआ था और उसने वो सारी की सारी स्लीपिंग पिल्स उसकी चाय में डाल दी, जिसके बाद वो उसे पीने के लिए वो चाय दे देती है और उसके बाद अहमद बड़े ही मजे से उस चाय को पी भी लेता है। लेकिन जैसे ही उसने वो चाय पी तो अब उसे नशा होने लगा था और कुछ एक देर बाद ही वो वहीं पर गिर जाता है। वो लोग तो पहले से ही इस चीज की वेट में थे। तीनों की तीनों लोग वहां पर आ पहुंचते हैं उसके पास जैसे ही वो बेहोश होता है और उसके बाद सबसे पहले जहनाब उसकी जेब से उस ताले की चाबी निकालती है जहां पर कि आज के टाइम में सानिया उस कमरे में बंद थी। वो लोग उसकी चाबी निकालकर कमरे के पास जाते हैं, उस कमरे को खोल देते हैं और सानिया को उस कमरे में जाकर उसे पूरी तरीके से खोल देते हैं। उसकी सारी की सारी चैन खोल दी गई थी, रस्सियां खोल दी गई थी और इन्हीं रस्सियों को लेकर वो लोग उस कमरे से बाहर आते हैं। बाहर आकर इस टाइम जो अहमद लगभग बेहोश हो चुका था उन चैन से पहले तो उसके पैरों को बांध देते हैं और उसके बाद उस रस्सी से उसके गले को घोट देते हैं। वो काफी देर तक यूं ही तड़पता रहता है। बाद में न्यूज रिपोर्ट के दौरान जहनाब ने ये बात बताई थी कि उसे तड़पते हुए लगभग 5-1 मिनट हो चुके थे। उसके बाद उसने अपनी जान गंवा दी थी। जंजीर खींची थी। जंजीर खींची थी जी। तो वो 5-10 मिनट तड़पा, 5 मिनट तड़पा, कोई चीख वीख मारी? उसका गला ही दब गया था जी, क्या मारता वो लोग उसके गले को रस्सी से इतना ज्यादा जोर से कस देते हैं कि उसकी सांसें रुक जाती हैं और कुछ एक देर बाद ही वो अपनी जान गंवा देता है। इन लोगों ने पहले तो ये प्लान नहीं बनाया था, कुछ एक देर पहले ही ये प्लान बना था, जिसके कारण अभी भी उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग इसकी डेड बॉडी का क्या करने वाले हैं। अलग अलग तरह के उन लोगों के दिमाग में आइडिया आ रहे थे कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। और इसी बीच जहनाब बीबी ने ये बात कही कि क्यों न इसे किसी एक बड़े से कार्टून में डालकर हम लोग एक रेलगाड़ी में डालकर कहीं और पहुंचा दें। एक अबेंडेंट सी जगह पर जब रेलगाड़ी पहुंचेगी तो हम लोग इसकी लाश को वहीं पर ठिकाने लगा देंगे और उसके बाद किसी को हमारे ऊपर शक होगा ही नहीं। ये सारी की सारी वो लोग बातें सोच चुके थे और उसके बाद वो चारों ही निकल पड़ते हैं अपने घर पर ताला लगाकर बाहर कार्टून ढूंढने के लिए। पूरी ही उस जगह पर घूम चुके थे। उन्हें छोटे छोटे काफी सारे कार्टून मिले, लेकिन इतना बड़ा कोई भी कार्टून नहीं था जिसमें कि एक पूरा का पूरा इंसान आ पाए। जिसके बाद वो लोग पूरी रात तो घूमते रहते हैं। उन्हें जब कुछ भी नहीं मिला, अगली सुबह टक्कर खाकर वो वापस घर पर आ जाते हैं और वहां पर आकर उन लोगों ने प्लान बनाना शुरू किया कि इस तरह से तो हम लोग नॉर्मली इसकी बॉडी को बाहर नहीं निकाल पाएंगे, हमें इसके छोटे छोटे टुकड़े करने होंगे। जिसके तौर पर जहनाब बीबी अपने घर से बाहर जाती है। वहां बाजार में जाकर बुचर नाइफ लेकर आती है और इसके साथ
साथ साथ छोटे मोटे और चाकू लेकर आती है। वापिस अपने घर पर वो लोग आते हैं और उसके बाद उस बूचर नाइफ से अहमद के गले को धड़ से अलग कर दिया जाता है। सिर को अलग कर दिया गया, धड़ को अलग कर दिया गया, लेकिन उनका ये भी कहना था कि अगर इसकी बॉडी को यूं ही हम लोग कहीं पर यहाँ आसपास में फेंक देते हैं तो कोई ना कोई इसे पहचान लेगा, तो इसे जल्द से जल्द हमें डिकम्पोज करवाना होगा, और डिकम्पोज अगर उसे करवाना है तो हमें इसे पहले उबालना होगा, जिसके बाद कुछ एक हफ्तों में ही इसकी बॉडी का पूरा नामो निशान मिट जाएगा। जिसके तौर पर अब वो लोग उसके शरीर के छोटे छोटे हिस्से काटने लगते हैं, और जहीर का वो दोस्त उसके शरीर के अलग अलग हिस्से काट रहा था। कभी वो हाथ काट कर दे रहा था, कभी उसके छाती को काट कर दे रहा था, कभी पैरों को काट कर दे रहा था, और जहीर उन सारे बॉडी पार्ट्स को छोटे छोटे हिस्सों में काट रहा था। और जहनाब दूसरी तरफ काफी सारा गर्म पानी किए हुए थी, उसमें वो जहीर के द्वारा दिए गए छोटे छोटे हिस्सों को डाल देती है और उसके बाद उसे चलाने लगती है। वो लोग अहमद के शरीर के काफी सारे हिस्सों का तो इस टाइम कोरमा बना ही चुके थे, लेकिन काफी सारे बॉडी के हिस्से अभी भी बाकी थे, और इसी टाइम घर से बाहर बदबू जाने लगती है। उस टाइम उनकी वो मकान मालकिन वहां पर आती है और दरवाजा खटखटाने लगती है, और इस टाइम तो वो लोग अंदर अपनी कार्यवाही कर रहे थे, तो वो लोग उस टाइम दरवाजा नहीं खोल सकते थे। तो वो महिला वापस चली जाती है। तो अब इन्हें जैसे ही लगने लगता है कि अब तो यहाँ पर पड़ोसी भी आने लगे हैं, तो उन लोगों ने इस बदबू को छिपाने के लिए इस कोरमे में काफी सारी हल्दी को डाल दिया, ताकि थोड़ी से थोड़ी बदबू बाहर जाए, और वो लोग अपने काफी सारे सामान को एक जगह से दूसरी जगह कर भी देते हैं कि कल को अगर दोबारा से कोई दरवाजे पर आ भी जाता है तो हम लोग कम से कम जाकर आराम से दरवाजा तो खोल पाएं। यही सारी चीजें अंदर चल रही थी। दोबारा से वो महिला आती भी है, और जहनाब बेबी उसके पास जाकर यही बात कहती है कि मैं नहा रही थी, यही कारण था कि मैं पिछली बार आकर दरवाजा नहीं खोल पाई। लेकिन उसके बाद पुलिस वाले यहाँ पर आ पहुंचते हैं, और इस टाइम इन्होंने आधी बॉडी का ही कोरमा बनाया था। आधी बॉडी यूं की यूं वहां पर रखी हुई थी, और उस टाइम फिर पुलिस वाले वहां पर जा पहुंचते हैं। उसके बाद जहनाब ने सारी की सारी बातें पुलिस वालों को बताई, और पुलिस वालों ने यहाँ पर आकर इस संदूक में उस डेड बॉडी के कुछ एक हिस्सों को देखा, और बाकी बचे हुए हिस्से उस टाइम गैस के ऊपर उबल रहे थे। पुलिस वाले उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में ले लेते हैं, जिसमें उन्हें पता चलता है कि इस लाश को करीबन 62 टुकड़ों में काटा गया होगा। बाद में उन छोटे छोटे टुकड़ों को और ज्यादा छोटा किया गया था, और उसके बाद उन्हें उबाला गया था। ये सारी चीजें पता चलते ही पुलिस वाले उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं, और उसके बाद इस केस को कोर्ट में पहुंचाया जाता है, और वहां पर उनके ऐसे कारनामों को देखकर उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन 2022 आते आते इनकी सजा पूरी हो जाती है, और जहनाब और जाहिर को आजाद कर दिया जाता है। इनके साथ इनका वो दोस्त रजब भी शामिल था, लेकिन जब तक पुलिस वाले यहाँ पर आ पाते उससे पहले ही वो वहां से फरार हो चुका था, और उसके बाद वो पुलिस को मिला ही नहीं, और सजा के तौर पर इन दोनों को ही पकड़ लिया जाता है। वैसे दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इसके साथ साथ ये जरूर बताएं कि आखिरकार जहनाब ने जो कुछ ये किया था, आप लोगों को क्या लगता है कि क्या उसने सही कदम उठाया था, या फिर वो इसके अलावा कुछ और भी कर सकती थी। अपनी राय इस बारे में भी जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं यहाँ पर इसी तरह की काफी सारी क्राइम स्टोरी लेकर आता रहता हूँ।